हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। ये देखो हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। मैं कोशिश करूंगा इसको विद इन 2 वीक ख़त्म करें, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की। ठीक है, तो हम कुछ लास्ट में इसमें अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, अच्छे इन द सेंस ओलंपियाड लेवल के, जेई एडवांस लेवल के, तो आप देख लीजिएगा। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखो, मैंने सोचा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और इमेज फॉर्मेशन का मैं सिंगल वीडियो बनाऊं, बट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखो जेई एडवांस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बन जाता है, और आपका बोर्ड के हिसाब से भी ये इससे क्वेश्चन बनता है। तो थोड़ा सा हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो आपका, इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक आपका है रिफ्लेक्शन और एक आपका है रिफ्रैक्शन। अगर आपको 10th क्लास से थोड़ा वो याद हो तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट टकरा के वापस सेम मीडियम में चली जाती, और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट है दूसरे मीडियम में प्रोपेगेट हो जाती है। अब इसके भी दो पार्ट हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस और रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। देखो डिटेल में आप पढ़ोगे तो कर्व्ड सरफेस है, बट अपने सिलेबस में जो मोस्टली है वो स्पेरिकल है। कर्व्ड में कौन से टाइप का? स्पेरिकल। स्पेरिकल में आप कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉनकेव मिरर, इन दो मिरर की हम बात करेंगे। रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्शन भी आपका दो टाइप की सरफेस है। एक प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस में आपका क्या क्या है? आपका ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब या वाटर जो भी है। दूसरा क्या आपका प्रिज्म है। तो प्रिज्म भी आपका प्लेन सरफेस है, बट प्लेन सरफेस पैरेलल नहीं है प्रिज्म में, राइट। रिफ्रैक्शन में क्या आपका कर्व्ड सरफेस, और कर्व्ड सरफेस में स्पेशली जो आपका है वो अगेन स्पेरिकल है। स्पेरिकल में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे लेंस। एक तो नॉर्मल सिंगल सरफेस है, और डबल सरफेस में क्या बन जाएगा? लेंस। और लेंस के भी स्पेशल केस कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। वो कोई अलग से नहीं है, वो लेंस का ही पार्ट है, वो कॉन्वेक्स लेंस का पार्ट है, राइट। कॉनकेव भी आ जाता है उसमें। और इन दोनों को कंबाइंड करके हम पढ़ेंगे लेंस प्लस मिरर को। ये जो है ना आपका लेंस प्लस मिरर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हम लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन वो लेंस खत्म होने के बाद। ठीक है, तो ये ओवरव्यू है। इसमें जो भी है आपका चार पार्ट में आप इसको डिवाइड कर लीजिए। ये आपका फर्स्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, तो सारों का इक्वली है। बट थोड़े से यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके लेंस पे बेस्ड और मिरर पे बेस्ड। उसमें भी लेंस पे बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एज इसको, तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हम देंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। आज का अपना टॉपिक जो रहेगा दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या, कब अप्लीकेबल हैं, और क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, वो सब हम देखेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ पहले आप, दो शब्द आपने सुने होंगे, रूल वर्सेस लॉ। इन दोनों में क्या डिफरेंस? देखो रूल जो होता है ना, वो पर्सनलाइज्ड भी हो सकता है। कैसे? कुछ लिखते हैं ना अपनी बाइक गाड़ी के पीछे, माई लाइफ माई रूल्स। बट लॉ जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। लॉ इज लॉ, कोई चैलेंज नहीं कर सकता उनको। प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कॉमन मैन हो, सीएम हो चाहे कॉमन मैन हो, सबके लिए लॉ सेम है। ठीक है, एनीवे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है उससे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन बेटा, जैसे मान लीजिए आपकी कोई प्लेन सरफेस है, कोई ऐसी भी सरफेस हो सकती है। इस सरफेस पे एक लाइट रे डाली जाए। लाइट रे क्या होती है आपकी? लाइट की एक बहुत पतली सी, जितना पतला इसको कर सकते हो कर लो। हालांकि लाइट रे, सिंगल रे आपका जो है बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, बट हम एक सिंगल रे के लिए अगर बात करें, क्योंकि सारी रेज है वो सेम लो फॉलो करेंगी। लो क्या होते हैं? यूनिवर्सल होता है। ये आपकी सरफेस है जिस पॉइंट पे टकरा रही है। अच्छा, इस सरफेस को मैं प्लेन क्यों ले रहा हूँ? प्लेन में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि प्लेन सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करना हमारे लिए आसान रहता है।
हमें पता होता है कि नॉर्मल किधर है। अगर ये सरफेस आपकी प्लेन नहीं होती तो भी देखिए ये लो सेम ही होते। ठीक है, अब लो क्या है उससे पहले देखो, ये वाला जो एंगल आपका, इस एंगल को हम डिनोट करते हैं आई से। ये आपका है नॉर्मल। इस एंगल आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, या इंसिडेंस एंगल भी बोल सकते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में हो गया? जिस पॉइंट पे लाइटें आ रही है वहां पे उस नॉर्मल एंड इंसिडेंट लाइट रे। ये आपकी इंसिडेंट लाइट रे, ये आपकी इंसिडेंट लाइट रे है। अब यहां से लाइट टकरा के वापस सेम ही मीडियम में चली जाए। डेफिनेशन क्या रिफ्लेक्शन की? कि जिस मीडियम में, जैसे मीडियम 1 है, यहाँ पे मीडियम 1 में टकरा के इस मीडियम 2 आपका नीचे वाला जो ग्लास है वो मीडियम 2 है। तो थोड़ा सा इस डेफिनेशन में ना कुछ गलती है, लेकिन आप ये लिख के आएंगे एग्जाम में, ठीक है। मीडियम 1 और मीडियम 2 की जो बाउंड्री है, यानी ये वाली सरफेस है, उस बाउंड्री पर टकरा के ओरिजिनल जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही थी उसी में वापस चली जाए। उसी में वापस चली जाए, यानी यहां से टकरा के लाइट रे यूं चली जाए। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मीडियम 2 की बाउंड्री से टकराई और वापस उसी मीडियम में चले गए जिस मीडियम में लाइट रे ओरिजिनली ट्रेवल कर रही थी। तो इस रे को आप क्या बोलेंगे? ये आपकी हो गई रिफ्लेक्टेड लाइट रे। रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसको हम डिनोट करते हैं आर से। एंड दिस आर इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बीच में होता है बेटा? नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे। नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे, उसके बीच में ये एंगल होता है आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये बेसिक आइडिया आ गया आपको। अब देखिए लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर बहुत बार पढ़ लिया ये, सुन सुन के बोर हो गए इसको। इसको डिनोट आप ऐसे करेंगे? नहीं, आपने सिर्फ पढ़ा है, समझा नहीं। आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो कहाँ से मेजर करते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आप मेजर करते हैं इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल के बीच में, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर वो मेजर करते हैं नॉर्मल और इस रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बीच में। अब ये नहीं बोला मैंने कि आर आप किधर मेजर करोगे, बस आर आप रिफ्लेक्टेड लाइट रे का मेजर करोगे नॉर्मल के साथ, राइट। अगर मैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे को इंसिडेंट लाइट रे के ऑपोजिट भेज दूं तो भी तो ये लोग वैलिड है, क्योंकि उस केस में आप आर इधर मेजर करोगे। अच्छा चलो मैं ऐसा नहीं करता हूं। ये जो लाइट रे आपको मैंने शो कर रखा डायग्राम, ये आपका एक्स वाई प्लेन में है, तो मैं एक काम करता हूँ, रिफ्लेक्टेड लाइट रे को बाहर की तरफ निकाल देता हूँ इस तरीके से, जेड एक्सिस की तरफ, जो ये प्लेन है उससे बाहर की तरफ, इस तरीके से कि जो एंगल आर है वो आई के बराबर रहे, तो भी तो ये लो वैलिड है। ओरिजिनल लो यही है रिफ्लेक्शन का, बट इसमें कमी आ गई। इन्वेंशन कब होता है? जब जरूरत होती है। तो सेकंड लॉ की जरूरत आ गई। सेकंड लॉ क्या आपका? सेकंड लॉ इस कमी को दूर करता है। अच्छा, सेकंड लॉ से पहले ही एक बात बोल दी गई, पर चलो हम उसको लास्ट में कंबाइन कर लेंगे, पहले हम सेकंड लॉ पढ़ लेते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है? क्या कहता है? इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल, तीन चीज हो गई, इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल, ये ऑल इन सेम प्लेन। अब देखो एक बाउंडेशन लगा दिया हमने कि आर आप भाई साहब हर किधर नहीं मेजर कर सकते, आर आप जो है इस प्लेन में ही मेजर करोगे।
इस प्लेन में r इक्वल्स टू आई के लिए आपके पास दो ऑप्शन बच जाते हैं। एक तो जो है मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट रे को इंसिडेंट के अपोजिट भेज दो, तब भी तो प्लेन में ही हो गए ना। नॉर्मल, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड तीनों प्लेन में हो गई और r इक्वल्स टू आई हो गया। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है इधर मैं भेज दूं, तो मुझे पता है इधर तो मैं नहीं भेज सकता, तो सेकेंड लॉ में भी एक कमी है। सेकेंड लॉ में कमी क्या है, इसने ये नहीं बताया कि जो रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है वो किधर होना चाहिए। तो ये आप एक्स्ट्रा एडिशनल ऐड कर लीजिए। आप एग्जाम में नहीं लिख के आएंगे, अब लिख के आना चाहिए तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि एंगल आर एंड एंगल आई आर मेजर्ड इन ऑपोजिट सेंस। किससे? फ्रॉम नॉर्मल। तो देखो जैसे मैंने सेकंड लो पढ़ा, मुझे मेरे पास दो ऑप्शन बच गए। कौन कौन से? एक तो ये वाला और एक ये वाला। रिफ्लेक्टेड लाइट रे के लिए दो ऑप्शन बच गए। लेकिन जैसे ही मैंने ये लाइन लिख दी तो अब ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, यानी अब रिफ्लेक्टेड लाइट रे के पास एक ही पाथ बचा इधर जाने के लिए। आई होप ये चीज क्लियर है। अब इसी लो को देखो, पूरा रिफ्लेक्शन जो है आपका प्लेन सरफेस से हो चाहे आपका कर्व्ड सरफेस से हो, यही दो लो पे हम जाएंगे। जब भी हम अटकेंगे वापस बेसिक पे ही जाएंगे। इसी पे पूरा रिफ्लेक्शन टिका हुआ है। हालांकि कुछ स्पेशल केस बनते हैं, जैसे आपका प्लेन सरफेस हो गया कर्व्ड के लिए, वो चीजें आपको याद रखनी है, बट पूरा इसी पे टिका हुआ, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसी लो को हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। जेई मेंस में तो क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है, बट जेई एडवांस में आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, क्योंकि फॉर्मूला इसमें एक बन जाता है। तो देखो वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मोस्टली आपका मिरर होगा। मिरर इज बेसिकली सिल्वर्ड या पॉलिश्ड फ्रॉम वन साइड। अच्छा, इस पे जो इंसिडेंट लाइट है बेटा आपकी, इंसिडेंट लाइट के अलोंग या तो हमें यूनिट वेक्टर गिवन होगा। अगर हमें यूनिट वेक्टर नहीं गिवन है, इसकी इक्वेशन गिवन है इंसिडेंट लाइट रे की, तो हम यूनिट वेक्टर बना लेंगे, ठीक है। इंसिडेंट के अलोंग हम आई कैप बना लेंगे। अगर हमें आई वेक्टर गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, आई के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, आई कैप बन जाएगा। अब जो नॉर्मल है इस पॉइंट पे, नॉर्मल की भी आपको इक्वेशन गिवन है, और नॉर्मल इज एन कैप, ये भी आपका यूनिट वेक्टर है। तो क्वेश्चन अगर आएगा तो ये तो आपको आई कैप गिवन रहेगा या आई वेक्टर गिवन रहेगा, तो आप आई कैप बना लीजिए उससे। एन वेक्टर या एन कैप गिवन रहेगा तो उसको भी यूनिट वेक्टर बना लीजिए। आपसे अगर पूछेगा वो, तो आपसे इस रिफ्लेक्टेड लाइट रे को वेक्टर फॉर्म में पूछेगा। इसको मैं थोड़ा सा इक्वल बना देता हूँ इसके, यूँ। ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, दिस इज आर कैप। ये आर कैप आपसे पूछेगा, ठीक है। हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे आर वेक्टर किस तरीके से। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, this is angle of reflection r, and we know that angle I equals to angle r, or let us assume that this is theta। तो जो इंसिडेंट लाइट रे है उसके बेटा जी देखो दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस मिरर के पैरेलल, एक तो इस मिरर के पैरेलल, और एक नहीं इस मिरर के परपेंडिकुलर। अगर आप कोलिजन याद करोगे तो कोलिजन में क्या होता था कि ये वाला जो कंपोनेंट है इसकी वजह से कोलिजन नहीं हो रही है, कोलिजन इस कंपोनेंट की वजह से हो रही है। तो ये लाइट भी आपका एग्जैक्टली कोलिजन की तरह ही बिहेव करेगी। ये जो रिफ्लेक्शन है परफेक्ट इलास्टिक या इलास्टिक कोलिजन की तरह बिहेव करेगा। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, ये कंपोनेंट आपका कांस्टेंट रहता है, अनचेंज्ड रहता है, और ये कंपोनेंट रिवर्स हो जाता है। ऐसा ही यहाँ पे होगा। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है उसके भी आपके दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका ये पैरेलल और दूसरा आपका इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो गया परपेंडिकुलर, डैश डैश में हटा देता हूँ, नॉर्मल लिख देता हूँ, ये देखिए। अच्छा, हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको हम आई पैरेलल लिखेंगे, इसको हम आई परपेंडिकुलर। अच्छा, इस पैरेलल को कैप लिखें या वेक्टर लिखें। देखिए ये जो आपका आई है
ओरिजिनल जो लाइट रे है दैट इज यूनिट वेक्टर। अगर उसके आप कंपोनेंट करोगे तो उनका मैग्नीट्यूड डेफिनेटली 1 नहीं होगा, 1 से कम होगा। तो मैग्नीट्यूड जब भी आपका 1 से कम हो या ज़्यादा हो, दोनों ही केस में वेक्टर होता है वो। कैप ओनली एंड ओनली तभी होता है जब मैग्नीट्यूड 1 होता है। ऐसा ही यहाँ पे जो आर कैप है आपका, इसके भी हम दो कंपोनेंट करेंगे, एक आर पैरेलल वेक्टर, एक आर परपेंडिकुलर वेक्टर। अब कोलिजन वाले रिलेशन से हमें पता है दैट आई पैरेलल वेक्टर इक्वल्स टू आर पैरेलल वेक्टर, राइट। एंड आई परपेंडिकुलर, या मैं यूं लिख दूं, आर परपेंडिकुलर इक्वल्स टू माइनस का आई परपेंडिकुलर, राइट। अब देखिए आर कैप को आप यूं लिख सकते हैं, रिजल्टेंट इक्वल्स टू आर पैरेलल वेक्टर प्लस आर परपेंडिकुलर वेक्टर। ऐसे बेटा मैं आई कैप को भी यूं लिख सकता हूं, आई पैरेलल वेक्टर प्लस आई परपेंडिकुलर वेक्टर। और इससे मैं यूं लिख सकता हूं आई पैरेलल वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस आई परपेंडिकुलर, राइट। ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ये रिलेशन अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें, राइट, तो आर पैरेलल वेक्टर क्या बन जाएगा आपका, यहां से दिस विल बी आई कैप माइनस आई परपेंडिकुलर वेक्टर, राइट। अच्छा, ये वाली वैल्यू आ गई, इसको मैं इक्वेशन ए बोल देता हूं। और इस इक्वेशन ए की वैल्यू अगर मैं, ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं बी बोल देता हूं, तो देखो मैं फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन 2, इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 ए से और 2 से इक्वेशन बी में पुट कर रहा हूं, इन इक्वेशन बी। तो आपका आर कैप क्या बन जाएगा, आर पैरेलल वेक्टर वो तो मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन ए से, दैट इज आई कैप माइनस आई परपेंडिकुलर वेक्टर और प्लस आर परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर रहा हूं इक्वेशन 2 से, सो दैट इज माइनस का आई परपेंडिकुलर वेक्टर। सो आर कैप क्या आ गया, आई कैप, और देखो ये माइनस आई परपेंडिकुलर ये होगा 2 आई परपेंडिकुलर। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आई परपेंडिकुलर हमें गिवन नहीं है, आई परपेंडिकुलर हम कैसे निकालें। आई परपेंडिकुलर निकालने का देखो मैं तरीका बताता हूँ आपको। इसको हम कुछ और नाम दे देते हैं, इक्वेशन 3 बोल देते हैं फॉर एग्जांपल। देखो बेटा, दो वेक्टर आपके पास हो, आपके पास दो वेक्टर हो, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर जो आपका वो यूं, दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा एंड थीटा कैन बी बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री। ये हो सकता है, किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल तो कुछ भी हो सकता है। मैंने रिप्रेजेंट आपको यूं कर दिया हो, यहाँ देखने से ऐसा लग रहा है कि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, बट जरूरी नहीं है। ये देखने से लग रहा है, जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर मुझे ए वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है बी वेक्टर के अलोंग, तो मैं क्या लिखूंगा, ए कोस थीटा। कोस थीटा मेरे पास है नहीं, तो कोस थीटा को मैं लिख दूंगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। ए आपका कैंसल आउट हो गया, कितना आ गया ये, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी। अगर ये इसको मैं ए पैरेलल या ए परपेंडिकुलर कुछ भी बोल दूं, ए वन वेक्टर बोल दूं, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो बी कैप डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी बी की, तो फिर ए परपेंडिकुलर या ए वन वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी, ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया। और बी कैप को आप लिखेंगे बी वेक्टर बाई बी। तो ओवरऑल ये क्या बन गया, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी वेक्टर, ये बन गया आपका। दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए। देखो जहां भी जो प्रीवियस चैप्टर के कंसेप्ट यूज हो रहे हैं मैं आपको रिवाइज कराते हुए चलूंगा। दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, राइट। तो यहां पर देखिए ये आपका आई परपेंडिकुलर क्या है, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ आई अलोंग एन कैप।
एन कैप के अलोंग प्रोजेक्शन ही तो है, यही तो आपको निकालना है। तो प्रोजेक्शन अलोंग एन कैप आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पुट कर दीजिए। प्रोजेक्शन किसका निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ, आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ आई कैप अलोंग एन कैप। तो कैसे निकालेंगे, इसमें देखो ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग था, तो यहाँ ए की जगह आप पुट कर दीजिए आई कैप, और बी वेक्टर की जगह क्या पुट कर दीजिए, एन कैप। तो क्या आ जाएगा, एंड प्रोजेक्शन ऑफ आई कैप अलोंग एन कैप इज योर आई परपेंडिकुलर वेक्टर। सो आई परपेंडिकुलर वेक्टर इक्वल्स टू, ए की जगह आप क्या पुट करेंगे, आई कैप डॉट एन कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप, दैट इज 1 square into n cap. So it will be I cap dot n cap into n cap. Putting this value in equation 3. In equation 3 क्या बन जाएगा, ये equation 3 आपकी ये रही, ये देखो r cap equals to I cap minus twice of I perpendicular, that is I cap dot n cap into n cap. ये देखो आपको आई परपेंडिकुलर दे दे तब तो दिक्कत नहीं है, अदरवाइज ये आपको फॉर्मूला रटना पड़ेगा, क्योंकि आप डेराइव करने जाओगे तो अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा, राइट। आई होप ये समझ में आया आपको। ये आपका क्वेश्चन है इसी पे वेक्टर बेस्ड पे, इसमें आपको क्या निकालना है, फाइंड रिफ्लेक्टेड रे। ये क्वेश्चन आप पढ़िए, देखो फॉर्मूला बेस्ड आप जाओगे तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दोगे, ये वाला, दैट आर कैप इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2i जो भी है। अदरवाइज देखिए इसका सीधा तरीका है, वैसे उसमें भी जाओगे तो देखो आपको एन कैप चाहिए होगा, एन कैप आपको नहीं गिवन है, बट ये इंफॉर्मेशन काम आएगी, मिरर इज इन वाइजेड प्लेन, वाइजेड प्लेन में तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी हो गई, एक्स और माइनस एक्स। तो एन कैप इधर आई कैप और माइनस आई कैप, राइट। अब देखिए होगा क्या इसमें, इसमें मेरे हिसाब से माइनस आई कैप होना चाहिए, अगर हम देखें तो उसको, उसका रीजन में मैं आपको बताऊंगा। इस रे की डायरेक्शन किधर है, ये हर एक से जो एंगल बना रही है दैट इज थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1/√3, हर एक एक्सिस से जो बना रही है। ये लाइट रे जो आपकी ट्रेवल कर रही है, ये आपका मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस, तो तीनों कंपोनेंट इसके पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये लाइट रे कुछ यूं जा रही है ना। अब ये मिरर से टकराएगी, मिरर किस प्लेन में, आपका वाईजेड प्लेन में, तो मिरर वाईजेड प्लेन में आपका यूं रखा हुआ है, यूं आगे इसके, तभी तो टकराएगी इससे। तो मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट तभी हो सकती है जब मिरर का नॉर्मल इधर हो, और ये नॉर्मल क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप, ठीक है। वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जिस प्लेन में मिरर है, यहां पर देखिए जिस प्लेन में मिरर है आपका, ये वाला पैरेलल कंपोनेंट तो वैसा ही रहता है, और ये पैरेलल कंपोनेंट किसके होता है, मिरर के होता है, और ये पैरेलल उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में आपका मिरर है, और ये परपेंडिकुलर आपका मिरर के परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल जो मिरर का नॉर्मल है उसके अलोंग। यहाँ क्वेश्चन में देखिए प्लेन का मिरर कौन सा, वाई जेड, तो ये वाई और जेड कंपोनेंट तो आपका सेम ही रहना चाहिए। तो अगर मैं ई कैप लिखना चाहूँ तो ये तो आपके सेम ही रहेंगे, 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, बट ये एक्स कंपोनेंट है वो आपका रिवर्स हो जाएगा, सो -1/√3 आई कैप। ये ट्रिकी क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अगर फिर भी आपको मतलब इसमें थोड़ी सी उलझन हो रही है तो आप इस तरीके से कर लीजिए इसको, फॉर्मूला तो देखो लास्ट हथियार है ही, ओके। इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले में मैं आपको बताऊंगा इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर। तो उसमें दो टाइप की इमेज फॉर्म होती है, एक तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए और एक आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए, ओके। थैंक यू।